ठीक है, अब यहाँ देखो आइस में हम लोग आगे बढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आज सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में किसके बारे में बात हुई थी? लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बात किया था। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक बार जल्दी से याद दिलाओ। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है का मतलब है कि डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। सपोज करो ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। इसको क्या बोलते हैं? इसको x कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, एब्सिसा भी बोल सकते हैं, इसको y कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो दो पॉइंट्स का अगर हमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट पता है तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, एक बार याद दिलाओ। रूट में देखो बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम लोग y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखते हैं तो भी चलेगा, या फिर इसी फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों ही केस में जो डिस्टेंस आएगा दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स a एंड b। इसको यूज करके हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, क्या क्या कर सकते हैं, इसका क्या एप्लीकेशन होता है। जैसे एप्लीकेशन नंबर 1 होता है कि वी कैन चेक द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। क्या होता है कोलिनियर? बताओ कोलिनियरिटी। एक ही लाइन पे तीन हाँ, कैसे चेक करते हैं? मान लो 3 पॉइंट्स हैं A, B और C। हम लोग को चेक करना है कि ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर लगा AB और BC का सम AC के इक्वल AB और BC को ऐड करके हम लोग को AC के इक्वल दिखाना होगा। अगर ये आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर वो कोलिनियर नहीं। और क्या किया था हमने? ट्रायंगल के टाइप्स देखे थे, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स देखे थे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस नाप के हम लोग चेक कर सकते हैं। और x और y निकालना, x और y निकालने वाले क्वेश्चंस थे, पॉइंट ऑन x एक्सिस, ऐसे वाले क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करना है इसी का नेक्स्ट कांसेप्ट जिसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्म। तो पहले इसको समझेंगे अच्छे से, क्योंकि इसको समझेंगे तभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है समझेंगे। इसमें सबसे पहला केस आता है इंटरनल डिवीजन का। अब जब हम लोग बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ तो ऐसा है जो अंदर की तरफ है। इंटरनल डिवीजन में क्या होगा कि तुम्हारे पास दो पॉइंट्स होंगे A एंड B, और इनके बीचों बीच कहीं पे एक पॉइंट लिया जाएगा जिसको मैं यहाँ पे अभी P से डिनोट कर रहा हूँ, और क्वेश्चन तुमसे A और B का कोऑर्डिनेट देके ये पूछेगा कि P के कोऑर्डिनेट क्या है। अगर हम लोग P को एक ऐसी जगह में रख दे जिससे कि A और B जो है वो डिवाइड हो जाए से m/n के रेशियो। m/n का मतलब क्या है? जैसे एक पॉइंट P को तुमने A के ज्यादा नजदीक रख दिया और B से थोड़ा सा ज्यादा दूर में रख दिया, लेकिन रखा कहाँ है? A और B के बीच में। तो अगर तुमको P पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो यहां से तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो x इज इक्वल टू, ये x और y क्या है? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। फॉर्मूला हो जाएगा mx2 प्लस mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और इसी P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। गेस कर सकते हो क्या हो सकता है? सोचो जरा, उसी के ऑर्डर में सोचो। my2 हाँ, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। m और n क्या है? m और n क्या बताता हूँ, देखो। सपोज कर लो ये पॉइंट है 3, -6, ये मैं अपने हिसाब से पॉइंट ले रहा हूँ, और ये पॉइंट है 2, 5, और एक पॉइंट हमने बीचों बीच इनके रख दिया P, जिससे कि ये डिस्टेंस हो गया सपोज 2 और ये डिस्टेंस हो गया सपोज 3। तो हम लोग इसको ये बोलने वाले हैं कि P इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब P एक ऐसा पॉइंट है जो AB के ऊपर हमने रख दिया है जिससे कि ये किस रेशियो में बढ़ गया? 2 और 3 के रेशियो। तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला। अब हम लोग जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे फॉर गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P दैट इज x एंड y, तो अब हम लोग के पास में देखो सब कुछ है। m क्या है? 2 है। तो इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 इंटू x2 बताओ क्या है? x2 वहां लिखा हुआ है 2 प्लस n क्या है? n 3, और x1 क्या है? 3 x1 भी 3 है, और अपॉन में क्या आएगा? दैट इज m 2 प्लस 3।
तो ये तुम्हारा आंसर बन गया कुछ 4 + 9 मतलब 13/5 इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। अब इसी तरह से y निकालना है। y के लिए क्या बनेगा देखो, m तो अभी भी 2 ही है, y2 क्या है हमारा 5 प्लस n क्या है हमारा 3, y1 क्या है हमारा -6 और अपॉन में फिर से 2 + 3 दैट इज 5। अब इसको सॉल्व करके देख लो, ये 10 है, ये -18 है, तो ये तुमको देगा -8/5। तो ये तुमने क्या निकाला है, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया है। क्या कोऑर्डिनेट है 13/5 -8/5। पहले तो बताओ ये समझ में आया? क्योंकि ये फॉर्मूला अगर याद हो जाए तो इसके अंदर दो केसेस और बनेंगे, एक एक्सटर्नल डिवीजन, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अगर याद हो गया तो बाकी दोनों MRN पहले से दे रखे होंगे। MRN पहले से दे रखे होंगे, या फिर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि तुमको ये दे देगा, ये दे देगा, बीच वाला पॉइंट दे देगा, MRN निकालने के लिए बोलेगा। हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन सारे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो यही वाला यूज होगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ध्यान यहाँ रहे, हाँ ये फॉर्मूला याद हुआ दिमाग के अंदर में, वो धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा। ठीक है, आप इसी के नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसका एक्सटर्नल डिवीजन बताऊंगा। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो, ये फिगर बना लो, ये एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यूज लिखा हो मत लिखो, वो तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगा। अभी खाली समझने के लिए समझो कि क्या चीज बताया गया है। फॉर्मूला लिख लो अच्छे से। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर और अच्छे से क्लियर होते हुए जाएगा। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम लोगों को पहली बार ही पढ़ाया जा रहा है। 9th क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया था, उसमें कुछ खास बात नहीं होती। बिना फिगर के कोई नॉलेज सही नहीं है। फिगर बनाओ साइड में, फिगर ये वाला बनाना है, ए और बी दो एक्सट्रीम पॉइंट्स लिए, पी को बीच में डाला और एम एन लिखा उसके ऊपर और सीधा पॉइंट्स की नेमिंग करो। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, वो तुमसे क्या पूछ सकता है, वो सब होना चाहिए। और पी को मिडिल में नहीं लेना था, पी को थोड़ा इधर लो या इधर लो, वो सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सेम वाला केस एक अलग से है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। हो गया? अब देखो ध्यान से, इसको मैं चाहता हूं कि यही बना रहे, इसलिए इसको साइड में रख दिया। ठीक है, अब इसी के साइड में मैं बताने जा रहा हूं इसी का सेकंड केस, दैट इज नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला जैसे ही बोला गया तो एक चीज तो क्लियर हो जाना चाहिए दिमाग के अंदर में कि अब कुछ ऐसा सिचुएशन है कि ये ए और बी अपनी जगह है, जैसे यहाँ ए और बी था वो अपनी जगह था, लेकिन अब जो हम लोग पी पॉइंट लेंगे वो बिल्कुल बीचों बीच लेंगे। बिल्कुल बीचों बीच का मतलब समझते हो, मिडिल, मिड पॉइंट जिसको बोलते हैं। तो हम लोग जो यहाँ पे एम और एन लिख रहे थे इससे पिछले वाले केस में, क्या वो सेम नहीं हो गया? मतलब जो ये है वही वो है, तभी तो मिड पॉइंट है। अब वापस अपने कोऑर्डिनेट्स लिख लो, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये तुम्हारा x, y। तो अब अगर मुझे P पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट निकालना है और मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरा m और n सेम है, तो फॉर्मूला में x की वैल्यू हो जाएगी x1 + x2 होल अपॉन में 2। m और n दोनों गायब हो गए, दोनों बराबर हो गए। और y क्या हो जाएगा इसी तरीके से, तुम बता दो, y1 + y2 होल अपॉन में। तो जहां पे उसने कोई ऐसा वर्ड यूज कर दिया, मिड पॉइंट की बात छेड़ दी, तो समझ जाओ कि उस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, हमारा m और n रिप्लेस हो जाएगा किससे? 1 से, क्योंकि m और n बराबर हो गया ना। तो अगर तुम यहाँ 1 1 कर दोगे, खुद ही सोचो, ये 1 है ये 1 है, सपोज कि बराबर का मतलब तो यही है ना कि वो सेम है। सपोज तुम बोलोगे सर यहाँ 2 है यहाँ 2 है, अरे तो 2 और 2 कट के क्या बन जाएगा? 1 और 1 ही तो हो जाएगा। बराबर मतलब तो यही होता है ना। या तुम बोलोगे सर ये हाफ है ये भी हाफ है, तो ये हाफ हाफ का रेशियो जब लोगे तो हाफ रेशियो हाफ क्या होता है? 1:1 ही तो होता है। तो इसका मतलब है कि अगर इस फॉर्मूला में मैं m और n की जगह 1 कर दूं, तो देखो m और n की जगह जैसे ही 1 किया तो क्या होगा? ये 1 होके गायब हो गया, ये 1 होके गायब हो गया, नीचे लेकिन 1 + 1 हो गया, तो 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। ये चीज क्लियर हुआ दिमाग में? तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लो। फिर इसका एक तीसरा इसी के साइड में चिपका दूंगा, एक्सटर्नल डिवीजन। तो उससे क्या होगा, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे जाएंगे। इसको अच्छे से समझ लो पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये सब चीजें पता नहीं होती कि 1:1 हो गया, क्यों, क्या रीजन है, क्यों x1 + x2 y2 हो गया, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। लिख लो अच्छे से, और सिर्फ फॉर्मूला लिखना और वो बातें याद रखते जाना, क्योंकि सारे की सारे चीजें क्वेश्चन करते समय यूज होने वाली।
लिख लिया, समझ में आ रहा है? अब देखो इसी को मैं थोड़ा सा और कंसाइज करके इसी के अंदर में डालूंगा एक्सटर्नल डिवीजन। तो अब तो विजिबिलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग साइड बाय साइड लिखते चले जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा और साइड में कर देते हैं। हम लोग लिख तो चुके ही हैं, बस इसको सामने रख सकते हैं ताकि कंपैरिजन करते समय में दिक्कत ना हो। अच्छा, अब आता है तीसरा केस, इंटरनल का ऑपोजिट होता है एक्सटर्नल। तो इस केस में हम लोगों ने हेडिंग क्या डाल दिया, एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन में एक चीज तो दिमाग में बैठा लो कि ये जो ए और बी पॉइंट है ये तुम्हारे कांस्टेंट पॉइंट है, ये अपनी जगह नहीं छोड़ने वाले। तो अब क्या होगा कि जो तुम्हारा पॉइंट पी है वो बीच में नहीं आएगा, क्योंकि बीच का मतलब होता है इंटरनल। मैंने हेडिंग क्या डाल दिया, एक्सटर्नल। तो इसका मतलब है कि पॉइंट पी का पोजीशन जो है वो हो सकता है यहां, और अगर वो यहां पहुंच गया तो फिर यहां से लेके यहां तक हो गया तुम्हारा m, और यहां से यहां तक हो गया तुम्हारा n, और अभी भी तुमको इस p पॉइंट का x और y फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला में सिर्फ एक छोटा सा चेंज आएगा। गेस कर सकते हो क्या चेंज हो सकता है? अगर हम लोग बाहर की तरफ रख रहे थे, अंदर की तरफ रखा था तो प्लस डाला था, तो जैसे ही बाहर की तरफ उसको किया तो वो आ जाएगा माइनस। मतलब जो फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन में लिखा हुआ था mx2 प्लस nx1 वो बन जाएगा माइनस nx1, और फिर उसी तरह से नीचे में भी आ जाएगा m माइनस n। y बता दो। y हो जाएगा my2 minus ny1 upon m minus। बिल्कुल सही। तो ये तुमको मिल गया अगेन x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट which is dividing the join of 2 points A and B externally in the ratio of m:n। जब एक्सटर्नली वर्ड यूज हुआ माइनस का साइन लगा देना है, इंटरनली वर्ड यूज हुआ प्लस का साइन लगा देना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज हुआ तो फिर m और n ही गायब हो जाएंगे, x1 प्लस x2 बाई। इसको भी नोट डाउन कर लो, ये तुम्हारा एंटायर थ्योरी था सेक्शन फॉर्मूला का। ये जो आज का क्लास का हेडिंग था सेक्शन फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा कहानी जो है वो उसके बारे में हमने बात की। तो इसको बोलते हैं कि अभी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया है, फिर हम लोग क्वेश्चंस के अंदर जाएंगे, ठीक है? इसको नोट डाउन करके अपने दिमाग को पहले सेट कर लो, इसके साथ रिवाइज कर लो, फिर क्वेश्चंस में चलेंगे।